नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हाल फिलहाल में हनुमान बेनीवाल ने डी कामा भरतपुर की अगर हम बात करें, वहां पर एक रैली का आह्वान किया है और वो रैली है कहीं ना कहीं जाट आरक्षण को लेकर के। क्योंकि लंबे समय से अगर हम बात करें तो जो 2-3 जिले हैं, धौलपुर की बात करें, भरतपुर की बात करें और अब डीग नया जिला बन गया है, वहां पर जाटों को आरक्षण नहीं है। कारण क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो महाराजा सूरजमल थे उनका भी व्याख्यान किया गया कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां के जाटों को आरक्षण नहीं है। और प्रदेश में कई जगह पूरे जाट समाज है उसको आरक्षण मिलता है, उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल की रैली है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भरतपुर के अंदर हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी सांसद हैं और आरएलपी सुप्रीमो है, उनकी रैली है। इन सब चीजों को लेकर के और कई अहम मुद्दों को लेकर के कि जो जाट आरक्षण है कि क्यों भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाटों को नहीं मिलता है, उन सब चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश फौजदार जी, जो कि महाराजा सूरजमल ब्रिगेड और कहें तो पूरे राज परिवार से हैं, वहीं से हैं। जो महाराजा सूरजमल थे भरतपुर से वहीं से हैं और सरपंच साहब भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, किन कारणों की वजह से जो है वहां के जाटों को आरक्षण नहीं मिलता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मुकेश जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, यहाँ पर जाटों को जो आरक्षण देने की मांग है वो लंबे समय से उठती चली आ रही है और जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया है। पिछली सरकार भी थी, उसने भी स्वतःलापन किया। अभी तो मुख्यमंत्री भी भजन लाल भरतपुर के रहने वाले हैं, 2.5 साल उनको हो गया, लेकिन जाटों को आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे किसान कौम से आते हैं और जाटों को आरक्षण देने के लिए 22 तारीख को उनका रैला भरतपुर पहुंचेगा। रैला भरतपुर पहुंचेगा तो जहां हनुमान जाते हैं वहां जलजला उठ जाता है। और आप बताइए, एक पश्चिमी राजस्थान का नौजवान और नेता आज भरतपुर पहुंच रहा है। मैं तो कहता हूं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका हनुमान बेनीवाल 22 तारीख को जून को ये आ रही है। इसमें भरतपुर में महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पर पहुंचेंगे और वहां पर लाखों लोग रहेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी का देश है। यहां पर अपनी बात को मनवाने के लिए लोग इकट्ठे किए जाते हैं। आप लाखों में करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकारों पर दबाव बनेगा और जब हनुमान रैली करते हैं तो केंद्र की भी नींद उड़ा देते हैं। जो मोदी सरकार लगातार कह रहे हैं कि हमने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज भी बता रहे हैं कि वो मना रहे हैं कि 12 साल हो गए हमको, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले बता रहे हैं कि दुनिया में हमने बहुत भारत को विकसित देश बना दिया। और राजस्थान में मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया भजनलाल शर्मा जी को, जो हमारे गृह तहसील के रहने वाले हैं या कहे गृह जिले के रहने वाले हैं। उनको सोचना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल वहां रैली कर रहे हैं और लाख नहीं 2 लाख से ऊपर लोग पहुंचेंगे वहां पर। और वहां पर जब आप बताइए, लंबे समय से मांग हो रही है। भजनलाल जी खुद मुख्यमंत्री हैं, कहां के, भरतपुर के रहने वाले, हमारे पास ही गांव है उनको, अटारी के रहने वाले हैं और इसी विधानसभा में देखिए आप बैठते हैं, वो सबसे बड़े मुखिया है राजस्थान के। हमें उन पर गर्व भी है, लेकिन हम कहते हैं भजनलाल जी आप मुख्यमंत्री बन गए, गिरिराज जी की कृपा से बन गए या फिर मोदी जी की कृपा से बन गए। आपने चुनाव तो सांगानेर से लड़ा था और रहने वाले आप भरतपुर के हैं। ऐसा अजूबा के देखने को मिलता है, लेकिन हम भरतपुर वाले खुश हैं कि हमारे पंडित जी मुख्यमंत्री बन गए। उनको तो हम मुख्यमंत्री कहेंगे या कुछ भी, हमारे अपने हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, रहम करना चाहिए। आज राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट है उनके पास में, 8-8.5 करोड़ जनता के मालिक हैं। अब मैं मुकेश जी आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जाट आरक्षण की मांग लंबे समय से भरतपुर में चलती आ रही है, क्या वजह थी कि क्यों जो है वहां के जाटों ने उस समय आरक्षण नहीं लिया था और क्या कारण था कि किस वजह से अछूते रह गए? देखो, उसका कारण ये था, वहां हमारे महाराजा सूरजमल के 14वीं पीढ़ी के महिलाएं हैं, महाराजा बिस्वेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी काफी संघर्ष किया था। लेकिन जो यहाँ सर्वे रिपोर्ट गई थी दिल्ली, यहाँ से भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये राज परिवार के लोग हैं, इनको जरूरत ही नहीं है आरक्षण की, तो ये तो संपन्न लोग हैं। अरे राजा संपन्न होते हैं, लेकिन प्रजा कहाँ संपन्न होती है? हम तो किसान लोग हैं। महाराजा सूरजमल भी किसान के ही घर में जन्म लिया था उन्होंने, सिंसिनी में। सिंसना बाबा का मंदिर आज भी वहां पर है। पूरे देश में, विश्व में विख्यात जगह है गांव सिंसिनी, जहां से हम सिंसिनवारों का निकास होता है, राजवंश के लोगों का। हमारे साथ सरपंच है हमारे, ये भी पथेना गांव के रहने वाले हैं, जो राजाओं का गांव है इनका। पथेना भी एक बड़ी हमारी कोठी रही है, हमारे सिंसिनवारों की 16 कोठियां रही है,
जो राज परिवार के इर्द गिर्द रहते थे हम लोग, अब इन्होंने कहा कि इनको आरक्षण की क्या जरूरत है। अरे जाट तो ऐसे हैं जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, और यहां से सर्वे रिपोर्ट ने भी दिल्ली को भेज दिया, लेकिन दिल्ली में उनके कान में जू नहीं रह रही है। तो क्या सारे राज परिवार से किसान थोड़ी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो क्या उनको आरक्षण से क्यों अछूता रख दिया गया? डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताइए आरव जी, ये लोकतंत्र है, राजाओं के राज तो रहे नहीं। अब तो यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है। इस डेमोक्रेसी में हमारी जो मांग है, आप बताइए, राजस्थान के सब जिलों को, जितने 41 जिले हैं ना, सभी जहां पर हमारी जाट कौम के लोग हैं उनको आरक्षण दे दिया गया। लेकिन भरतपुर, धौलपुर, डीग, आप देखिए धौलपुर से हमारी वसुंधरा राय सिंधिया जी आती हैं, जिनका ससुराल जाट राजघराने में है। आप जानते हैं ना, सिंधिया परिवार से हैं और धौलपुर में ब्याही है। वो धौलपुर राजघराना हमारा है, उनको आरक्षण नहीं दिया। हमारा जो भरतपुर जिला है, महाराजा सूरजमल की वीरभूमि, उनको आरक्षण दे दिया, नया डीग जिला बन गया है। आप बताइए, 3 जिलों के जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया केंद्र में, और यहाँ पर पूरे राजस्थान के जाटों को, तो ये जाटों को विभाजित करना चाहते हैं। तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसा लड़ाका है उत्तर भारत का, वो सब जाटों को, राजस्थान के जाटों को कहा है कि आप भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों के साथ 22 तारीख को 2 लाख से ऊपर एक जलजला उठेगा, और जब इतनी बड़ी रैली होगी तो ये विधानसभा है, और आगे आपके देख लीजिए सचिवालय, सेक्रेटरीट है, जहां पर मंत्री बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठती है, जहां आईएएस आईपीएस लॉबी बैठती है, जो सरकार को चलाती है, जो 8 करोड़ लोगों के भाग्य की विधाता है, और मुख्यमंत्री उसके सबसे बड़े बॉस है। मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूं इस विधानसभा के सामने से, के हिसाब उनको तो सुनना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों जो है अछूते रह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं समाज 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया कि पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण है और 3 जिलों के जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं अछूते हैं इन सब चीजों से। आराम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं तो भजनलाल जी को अपील करना चाहता हूं, ये जनपथ है, ये राजपथ है, यहाँ राजस्थान का कानून चलता है, और कानून के बिना कुछ होता भी नहीं है, और कानून का राज राजस्थान में होगा तो सुकून मिलेगा सबको। मैं भजनलाल जी से अपील करना चाहता हूं, इस राजपथ से, इस विधानसभा के सामने से, ये पास में सेक्रेटरी उस सामने से अपील करना चाहता हूं, मार्मिक अपील करना चाहता हूं कि भजनलाल जी, आपको 2.5 साल हो गए, और 2.5 साल आपके और निकालने हैं आपको। 5 साल की सरकारें होती हैं, और आपको मैं कहना चाहता हूं, भरतपुर के जाटों को ये सुनहरा मौका है, आपको स्वर्णिम अवसर है कि इन जाटों को आप आरक्षण दे दें, क्योंकि 5 साल के बाद तो कुर्सी बदलती है। और राजस्थान में तो देखो, भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने इस विधानसभा की नींव रखी थी, मुझे मालूम है जब मैं जयपुर रहता था तो यही भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के शानदार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने नींव रखी थी और ये विधानसभा बना के तैयार की, राजस्थान की जनता के लिए सुपुर्द की है। यहाँ जनता के लिए न्याय होता है, यहाँ जनता की आवाज सुनी जाती है, ये जनता का राज होना चाहिए। ये जितने भी लोग बैठे हुए नेता, इनको मुझे कहना चाहिए कि जनता के सेवक हैं ये, लेकिन ये सेवक नहीं है। आज राजस्थान में देखिए कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार में काम ठीक ठाक से नहीं हो रहा, जो अधिकारी या फिर वो सब काम काज नहीं कर पा रहे? भाई साहब, सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर, मैं भरतपुर का ही लेता हूं अपने संभाग का, इस संभाग के अंदर तहसीलदार, एसडीएम, एसएचओ, पुलिस के लोग, आबकारी के, शराब के लोग भी निकम्मे हैं। कोई कहता है शराब रेवेन्यू देती है, जनता को रेवेन्यू। ये सड़कें देख रहे हैं आप, ये चमाचम आप देख रहे हैं, एमएलए फ्लैट्स देख रहे हैं ना, जो एमएलए लोग चमाचम फ्लैटों में रहते हैं, जनता इनको वोट देती है, और वोट देती है तो उम्मीद करती है कि हमें 5 साल सुशासन देगा ये विधायक। लेकिन विधायक क्या करते हैं आपको मालूम है? क्या करते हैं, कुछ बताएं। विधायक कहाँ है? अब तो मुख्यमंत्री, मैं आपको एक बात बताऊं, खरी विधायक तो कहते हैं साहब हम 5 साल में विकास करेंगे, जनता की हर बात मानेंगे, हर समस्या का समाधान। राजस्थान की देखो, खरी कहता हूं मैं, भरतपुर का जाट हूं मैं, महाराजा सूरजमल का वंशज हूं, और हमारे हिजायने से महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी 14वीं पीढ़ी के हैं उनके, वो भी आरक्षण की मांग को लेकर के सतत प्रयास करते रहे। मैं कहना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया मोदी जी ने, या फिर गिरिराज जी की भी कहते हैं ये, क्योंकि हर महीने हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं वहां और मकम्मा देते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर पे 500-700 करोड़ का वेदांता ग्रुप से पैसा भी दिला रहे, धर्मशालाएं बना रहे, अच्छे कार्य कर रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। और ये भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मगरमच्छों से घिरे हुए हैं, क्योंकि नए हैं भाई, पहली बार जीते और पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। आपने कहीं देखा ऐसा? बंगाल में शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी के साथ रहे थे पहले, लंबे समय से विधायक रहे, उनको अनुभव था इस चीज का। अब हमारे मुख्यमंत्री नए हैं, पहले तो हैं, अब उनको अनुभव ठीक है, अच्छे हैं,
और अनुभव पहली बार कोई आईएएस बनता है तो अपना जिला चलाता ही है, तो मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसा नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री अनाड़ी है। मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे तरीके से राज कर रहे हैं, लेकिन वो मगरमच्छों से घिरे हुए हैं, वो तालाब में कमल के फूल की तरह हैं और कभी भी मगरमच्छों के मुंह खुले हुए हैं, वो डसने के तैयार हैं। लेकिन ऊपर से मोदी जी का हंटर है जो इन सबको रोक के रखा है, क्योंकि तो पांच से डरे हुए हैं क्या जो उनके मोदी भजनलाल जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनका आपने जिक्र कहा कि मगरमच्छ है, इसी वजह से कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं? मोदी जी आज तीसरी बार सरकार लाए देश के अंदर। अटल बिहारी जी की सरकार रही 13 दिन में गिर गई थी, उसके बाद कांग्रेस ने लंबे समय राज किया। देखो पार्टियां तो दो ही है देश के अंदर, कौन सी? कांग्रेस और बीजेपी। अब राजस्थान के अंदर तीसरा अखाड़ा शुरू हो रहा है, तीसरा अखाड़ा वो हनुमान बेनीवाल का। आप बताइए मुझे। पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, सीटें नहीं आई, लेकिन हनुमान बेनीवाल सांसद रहे। जनता उनके साथ तो रहती है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो वोटों में भीड़ तब्दील नहीं हो पाती है। ऐसा होता है, हनुमान बेनीवाल जो बरसों से चली आ रही हथकड़ियां है ना, गुलामी की हथकड़ियां, कांग्रेस बीजेपी की जो गुलामी की हथकड़ियां हैं, उन हथकड़ियों को तोड़ने के लिए आप बताइए, एक हाथी होता है ना, एलिफेंट कहते हैं अंग्रेजी में उसको, वो एलिफेंट किससे बंधा रहता है? पैर उसका एक साकल से, लोहे की जंजीर से बंधा रहता है, और उसको शुरू से ये आदत डाली जाती है कि आपका ये पैर बांध दिया गया है एक लकड़ी से या पेड़ से। क्या हाथी में इतनी ताकत नहीं है कि उस जंजीर को तोड़ सकता है? जंजीर को तोड़ सकते हैं, इसलिए ये गुलामी की आदत उस हाथी को पड़ी हुई है। राजस्थान के नौजवान को, गरीब को, मजदूर को, किसान को जगाने के लिए हनुमान बेनीवाल एक क्रांति के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैंने कहा ना, सदियों में हनुमान बेनीवाल पैदा होते हैं। तो क्या 28 में कुछ बदलाव होगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो रेला हनुमान बेनीवाल के साथ रहता है वो अब की बार वोटों में तब्दील होगा, क्योंकि किसान, आप बताइए, हम खुद आज जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम 22% लोग हैं, सरकार राजस्थान में जाटों की होनी चाहिए, लेकिन आजकल पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसी सरकार है, आ जाती है चली जाती है, देश में क्या हो रहा है। लेकिन राजस्थान में जाटों का राज, आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर। हम मांग करते हैं, बिल्कुल हम मांग करते हैं कि राजस्थान में कोई जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 22% लोग होते हैं और ये बहुमत, आप बताइए, बहुमत होती है तो सरकार बनती है ना। आज बीजेपी के पास बहुमत है तो मोदी जी ने तुरंत ही भजनलाल जी को बुला लिया अटारी गांव से। ये मेरे पास के गांव के रहने वाले हैं, अटारी के रहने वाले हैं, हमारे हाथ से हाथ पकड़ के घूमते थे, हम इन्हें पहचानते हैं, ये हमें पहचानते हैं। जब भी मिलते हैं मैं राधे राधे करता हूं, क्योंकि ये परिक्रमा लगाते हैं, ये धार्मिक है। तो लेकिन इस चीज का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जी अब हमारे बारे में भी सोचिए, अब आप तो हमारे गृह जिले के हैं, जल्द ये काम हो जाना चाहिए। भाई साहब एक बात बताऊं मैं, अभी क्या है, वो मुख्यमंत्री है और सत्ता की कुर्सी पर जब आदमी चढ़ के जाता है, सत्ता के रथ पर जब विराजमान होता है, तो शायद उनको समय नहीं मिल पाता। वो देख लेते हैं, जैसे देख लिया, आंखों से निहार लिया कि ये मुकेश फौजदार राजघराना है, लेकिन उनको पता है कि भरतपुर में आगामी चुनाव जो होंगे, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, मुकेश फौजदार राजघराना जनता के बीच में रहता है। और अब की बार चुनाव हम जो आवाज उठाएंगे गरीब किसान मजदूर के लिए, उसके ऊपर होगा। जब चुनाव होते हैं तब नेता दर दर जाते हैं, घर घर पर, चौखट चौखट पर जाते हैं। जो विधायक हैं वो जब चुनाव होते हैं शीश नवाते हैं, लोगों के पैर छूते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमको वोट दीजिए, अब की बार चुन दीजिए, हम सुशासन लाएंगे, आपके बीच में रहेंगे, खुशहाल आपको हम पूरा विधानसभा बनाएंगे। लेकिन जीतने के बाद आप जानते हैं किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। तो भजनलाल शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं, सत्ता किसी की नहीं रही, कभी सत्ता रहती भी नहीं है। तमाम आप देख लीजिए, भैरव सिंह जी के बाद कौन आया? गहलोत साहब आए, गहलोत साहब के बाद कौन आया? वसुंधरा जी आई, फिर गहलोत आए, फिर वसुंधरा जी, फिर गहलोत आ गए। अब की बार अजूबा हो गया, हमारे भजनलाल शर्मा भरतपुर के आगे। हमें खुशी है कि हमारे भजनलाल शर्मा हमारे ही अपने विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अटारी छोटा सा गांव है इनका, ब्राह्मण ही ब्राह्मण हमारे रहते हैं और ब्राह्मणों को हम आदर करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद मिलेगा जाटों को इस बार वहां से? देखो, जाट आरक्षण के लिए भजनलाल शर्मा जी को कहना चाहता हूं, 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल, और बीच में एक बात और कहूंगा, सरपंच साहब आप इधर आइए, 22 तारीख को इनसे पूछिए, अभी प्रशासन ने, आप आए हैं भरतपुर से, आज मुलाकात हुई है, क्या कहा है प्रशासन ने 22 तारीख रैली के लिए? एक्चुअल में जो पहले 21 तारीख तय हुई थी, लेकिन नीट वाले जो नीट का एग्जाम है, हाँ 21 तारीख को नीट का एग्जाम है। भाई साहब से जाकर के जिन बच्चों के एग्जाम थे वो बच्चे मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया भाई साहब से कि हम भी आपकी रैली में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं
आपकी रैली नहीं, रेला चलता है पूरा। तो कोई बच्चा यदि उस ट्रैफिक में फंस गया, कोई एग्जाम के बगैर कोई बच्चा रह गया, तो उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए भाई साहब ने तिथि को हमसे चेंज करने के लिए कहा। तो हम आरएलपी वाले लोगों ने और जो हमारी जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो लोग हैं, उन्होंने एक सामूहिक मीटिंग करके हमने तिथि को 21 की जगह 22 का कर दिया। 22 का करने के बाद में हमने अनुमति के लिए एप्लीकेशन कलेक्टर साहब के पास में लगाई। कलेक्टर साहब फर्स्ट मीटिंग में हमारे प्रति सकारात्मक थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन शासन के दबाव के चक्कर में आकर के और लगातार वो प्रशासन हमसे वार्ता पे वार्ता करते रहा और उनकी वो टालम टोल जो रवैया उनका हमें देखने को मिल रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि आप शहर से 10-12 किलोमीटर दूर जाकर के इस रैली को रखो आप। लेकिन हमारे सुप्रीमो ने भी कह दिया और हम लोगों ने भी कह दिया, जब प्रधानमंत्री की मीटिंग उस ग्राउंड के अंदर हो सकती है, जब मुख्यमंत्री की मीटिंग उस ग्राउंड के अंदर हो सकती है, चाहे आरएलडी की मीटिंग हो, बसपा की मीटिंग हो, सारी मीटिंगें जब वहां पे हो सकती हैं, तो जाट समाज की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती उस जगह पे। हमने प्रशासन को आपके माध्यम से ये चेतावनी भी दे दी है कि मीटिंग 22 तारीख को ही रहेगी और कॉलेज ग्राउंड में ही रहेगी। वो अनुमति दें या ना दें, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनुमति दे या ना दे, प्रशासन आर पार की लड़ाई। हाँ बिल्कुल, आर पार की लड़ाई होगी। और प्रशासन यदि इस चीज को चाहता है कि नहीं, कि उनका यदि रवैया हमारे प्रति नकारात्मक रहता है, तो हमारा जवान रोडों पे आएगा और वहां का जो सौहार्द, जो भरतपुर का जो सौहार्द है, वो सौहार्द बिगड़ेगा 100% तरीके से। साहब मैं ये सवाल और करना चाहूंगा आप दोनों से, क्या लग रहा है कि 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में कामकाज हो रहा है, मंत्री विधायक काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो भाई, ऐसा है अरब जी के भरतपुर के मुख्यमंत्री है, भरतपुर को तो वो दिल खोल के पैसा दे रहे हैं और मैं नदबई का हूं, उनके ही विधानसभा क्षेत्र का हूं, नदबई को भी वो सौगातें खूब दे रहे हैं और काफी विकास हो रहा है। हमारे यहाँ पर भरतपुर जिले में भी वो हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं और विकास के मामले में खूब है। लेकिन आता है बात, ये विकास तो हो रहा है भाई, सरकार में जनता टैक्स दे रही है और टैक्स का ये बंटवारा कर रहे हैं, कोई पीएचडी में, कोई पीडब्ल्यूडी के अंदर, कोई चिकित्सा के अंदर, कहीं कोई पोषाहार के अंदर। अब घोटाले तो हो भी रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, लेकिन घोटाले भी हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार भी चरम पर है। मैंने कहा ना, सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। सारे इनके पीडब्ल्यूडी के लोग, पीएचडी के लोग, एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, बीडीओ, सब पूरे हमाम में नंगे हैं। ये दोनों हाथों, अरे जिस तरह पायलट और गहलोत की सरकार थी ना, उस तरह विधायकों को खुली छूट दे दी थी इन्होंने कि पूरे राजस्थान को लूटो। इन्होंने दोनों हाथों से राजस्थान को लूट लिया, कंगाल बना दिया। यहाँ पर आज बताइए, राजस्थान बीमारू प्रदेश है ना, आप और प्रदेशों को लीजिए, महाराष्ट्र कितना विकसित प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश को देखिए, योगी बाबा का किस तरह डंका चलता है। सीखना चाहिए लोगों को, राजस्थान वालों को वहां से। तो विकास के मामले में राजस्थान, जब तक यहाँ जनता जागरूक नहीं होगी, नेताओं से विकास कराने के लिए अड़ेंगे नहीं, उनके सामने खड़े नहीं होंगे, आंखों से आंखें मिलाना चाहिए। ये लोकतंत्र का देश है। कार्रवाई कर दी जाती है, जनता खड़ी होती है साहब, कार्रवाई कर दी जाती है। अरे ये देश भगत सिंह का है, चंद्रशेखर का है, राजगुरु का, सुखदेव का देश है। ये क्या जेल में डालेंगे लोगों को? आंखों में आंखें डाल के काम करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जिस तरह हनुमान बेनीवाल आंखों में आंखें डाल के सरकार से बात करते हैं, उनकी जो सेना है वो जैसे सेना भगवान राम की थी ना, उस तरह की सेना है हनुमान बेनीवाल की। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं भजनलाल जी, हंटर चलाएं अधिकारियों के ऊपर, और जो कुछ कार्रवाई कर भी रहे हैं लेकिन और स्पीड से काम करें, क्योंकि 2.5 साल निकल गए हैं, 2.5 साल बाकी है। उसके बाद मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, भरतपुर के रहने वाले भजनलाल जी, इनको पहली और अंतिम बार मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, उसके बाद कभी नहीं मिलेगा। ये मैं भरतपुर का जाट बोल रहा हूं इस बात को, और राजस्थान की जनता भी कह रही है, उनके मनों को पढ़ेंगे। देखो, हम तो खुश हैं कि गिरिराज जी कृपा से और मोदी जी कृपा से ये मुख्यमंत्री बन गए, पहली और अंतिम बार बने हैं। 5 साल सरकार चलाएंगे क्योंकि मोदी जी का आदेश है, 5 साल सरकार चलाओ, क्योंकि मंत्री सब उनके पास है। अंतिम सलाह अगर देना चाहोगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, क्या कुछ कहना, कोई संदेश, ताकि लगे कि हाँ, कि भरतपुर के लोग जो है इस चीज का आह्वान कर रहे हैं, इस चीज की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि आपके पड़ोस में रहने वाले आपके साथ उठे बैठे हैं। बिल्कुल। देखो, मैं हाथ जोड़ के भजनलाल जी से अपील करना चाहता हूं, भजनलाल शर्मा जी,
हम भरतपुर के किसान लोग हैं और धरती पुत्र हैं। किसान के बिना ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। किसान इस देश का सच्चा अन्नदाता है जो दुनिया भर के लोगों का पेट पालता है। हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। धौलपुर भरतपुर डीग के जाटों को आरक्षण दिया जाए। लंबे समय से जो मांग है, ये सौतेलापन भरतपुर के लोगों के साथ नहीं किया जाए। राजस्थान में सभी हमारे भाइयों को आरक्षण दिया गया है केंद्र के अंदर, लेकिन भरतपुर के जाटों को, डीग के और हमारे धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया है। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमें, हमारा कोई शब्द आपको अगर चुभता है तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो जाट अपना आरक्षण लेने के लिए लामबंद होंगे, और लामबंद होंगे तो लाखों की संख्या में 22 तारीख को लाखों की संख्या में हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में कूच करेंगे। अगर कोई भी आगे घटना होती है उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के मुखिया आप हैं, आपकी होगी। की संख्या में धन्यवाद देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये मुकेश फौजदार हैं, महाराजा सूरजमल ब्रिगेड के अध्यक्ष भी हैं, और कहीं ना कहीं साथ में इनके सरपंच साहब भी हैं। अभी इन्होंने कहा कि प्रशासन से अनुमति मांगी तो फिलहाल के लिए नहीं मिली है, और इन्होंने कहा कि प्रशासन अनुमति नहीं भी देगा तो भी 22 तारीख को भरतपुर के अंदर बड़ी रैली होगी और धरना होगा। हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो है, वो पहुंचेंगे, तमाम जाट समाज पहुंचेगा, और उनका कहना है कि क्यों जो है भरतपुर, धौलपुर और डीग का जो जाट है वो आरक्षण से अछूता क्यों है। क्यों जो है, अब तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो खत्म हो गया, तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो फिर क्यों जो है इन 3 जिलों के जाटों को कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है आरक्षण से। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।